खोज खबर में हम खबर देते भी हैं और खबर लेते भी हैं। आज हम खबर लेंगे पाकिस्तान और चीन की। मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे ही जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। धारा 370 हटाने के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम आज जम्मू और कश्मीर में उठाया है। वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा था स्थानीय निवासी यानी डोमिसाइल होने का, और जम्मू कश्मीर के नए डोमिसाइल एक्ट को आज से लागू कर दिया गया है। 15 साल जो भी कश्मीर के अंदर रहा होगा, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बाहर से अलग धर्म के लोगों से या अलग राज्य के लोगों से विवाह कर लेते हैं, वो कश्मीरी बहनें भी शामिल हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी शामिल हैं जो लंबे समय से कश्मीर में रहे और भगा दिए गए, जैसे कश्मीरी पंडित, वो अब वहां के डोमिसाइल हो जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है जो कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी को बदलने की ताकत रखता है। हम बताएंगे क्यों चीन बवाल कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में घुसकर, पाकिस्तान में डैम बनाकर, और क्यों नेपाल को उकसाया जा रहा है। उन तमाम बातों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या है इस डोमिसाइल एक्ट में। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी बदलने का सरकार का एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, इससे क्या परिवर्तन आने जा रहा है ग्राउंड पर? इसमें काफी बड़े चेंजेस हैं दीपक जी, क्योंकि ये 16 को इशू हुआ, रात में इशू हुआ, जिस पे हम लोग जिस दौरान और तमाम चीजें चल रही थी, उसी दौरान सरकार ने एक बड़ा चेंजेस दी है। इससे ये 1988 से पहले या फिर 1951 के रोल से पहले जो रजिस्टर्ड था, वो तमाम लोग जो बाद में किसी कारणवश चले गए या रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, और वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए उन वाल्मीकि लोग या जिन कश्मीरी लड़कियों ने शादी कर ली, जो बच्चियों ने बाहर शादी कर ली, उनको जिस आधार पर हमेशा उनकी पैतृक संपत्ति से वापस कर दिया था, उन सबको रोल में शामिल होने के लिए एक पूरे साल का वक्त दिया है। अगर आपके पास आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी के भी होने का सबूत है तो आप उसके आधार पर जा सकते हैं। तमाम आपका इस 1951 के इलेक्टोरल रोल में आप अगर थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब उनमें से कोई भी, तो उनके आधार पर आप शामिल हो सकते हैं। आप किसी दूसरे राज्यों में माइग्रेंट वर्कर के तौर पर थे, माइग्रेंट लेबर के तौर पर या माइग्रेंट सिटीजन के तौर पर आप थे, लेकिन आपने इधर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप करा सकते हैं। यानी ये काफी बड़ा बदलाव है, और बहुत लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे दीपक जी, तब से लेकर आज तक वो जिन एब्जेक्ट जो कंडीशंस हैं उसमें रह रहे थे, लेकिन उनको कभी भी उसकी नागरिकता नहीं मिली थी। वो लड़कियां जो बाहर शादी करती थी, उनसे तुरंत सारे अधिकार छीन लिए जाते थे, या फिर किसी तरह जो माइग्रेंट 1988 से पहले भी इलेक्टोरल रोल के बाद जो लोग निकल गए थे, उनको कभी शामिल नहीं किया गया। यानी जिस तरह का एक्सक्लूसिवनेस जो थी, उस सब को खत्म करके हिंदुस्तान के बाकी राज्यों की तरह ये दिया गया, और उस गलती को सुधारने के लिए 1 साल का वक्त भी है, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं दीपक। जाहिर सी बात है कश्मीरी पंडितों के आने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे लोग जो दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं, वो भी आप कश्मीर के नागरिक कहलाए जाएंगे। संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, इन्वेस्टमेंट का अधिकार होगा। इन तमाम चीजों से क्या कारण है कि बौखला गया है पाकिस्तान? धीरेन्द्र, आपको क्या लगता है? वो बोल रहा है ये क्या हो गया? देखिए, पाकिस्तान जब धारा 370 को एब्रोगेट किया, उसके बाद से ही उसकी स्थिति, अगर हम ये कह दें कि किसी की ऐसी मानसिक संतुलन खोए हुए राष्ट्र की स्थिति में दिख रही है, क्योंकि ये भारत का अपना एक राइट है। 1944 को इस्तेमाल किया गया है एक लाइन में, यानी हम जो पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड जो हिस्सा है कश्मीर का, उसके नागरिकों को भी हम ये राइट देते हैं कि वो राइट है उनका, वो भी अपने आप को कर सकते हैं। पाकिस्तान लगातार देख रहा है कि अब वो तमाम चीजें कहीं गायब हो गई जो कश्मीर को अलग करती थी। यानी कश्मीर की यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत। ठीक है, धीरेन्द्र का संपर्क टूट गया है, लेकिन धीरेन्द्र ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। वो लोग जिनको अभी तक कश्मीर में रहने के बावजूद, कश्मीर के होने के बावजूद अधिकार नहीं मिला था, अब उनको नागरिकता यानी डोमिसाइल होने का अधिकार वहां का मिल जाएगा। वो वहां के कश्मीर के स्थानीय नागरिक कहलाएंगे। इसी पर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, जाने माने देश के डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अशोक सज्जनहार साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल पांडे हैं मेरे साथ, चाइना रेडियो से जुड़े हुए हैं और इस वक्त बीजिंग से हमारे साथ जुड़े हैं। कमर चीमा साहब हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आरजू काजमी हैं, पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार हैं। और इफ्तिकार मिसगर साहब हैं, ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीनगर से। कमर चीमा साहब, भारत ने जम्मू कश्मीर में परिवर्तन किया है, लेकिन क्या कारण है कि पाकिस्तान को दर्द हो रहा है इससे? ये तो भारत का अंदरूनी मसला है, पाकिस्तान का क्या लेना देना इससे?
देखें, आप जो भी फैसला करेंगे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर, आपको पता है कि जो कश्मीर है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं। और इसके ऊपर आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की तीन जंगें हो चुकी हैं और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले को लेके बहुत सेंसिटिव है। और आपने जिस तरह एक हैवी अपनी फोर्सेस रखी हुई हैं ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, ज़ाहिर बात है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से आपको अपनी फोर्सेस का सारा रुख ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ मोड़ना पड़ा। देखिए अगर आप कोई भी फैसला दिल्ली से बैठ के हटाने के करेंगे बाद तो वो पाकिस्तान को मंजूर नहीं होगा और ना ही कश्मीरियों को मंजूर होगा। 370 हटाने के बाद मैं आपको साफ साफ बता दूं, 370 हटाने के बाद भारत ने साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर उसके संविधान, उसके कानून के हिसाब से चलेगा। और अब हम तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम तो मानते हैं कश्मीर डिस्प्यूटेड है, लेकिन डिस्प्यूट क्या है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और फर्जी बोलता है। गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ इलाके चीन को किराए पे दिए जा रहा है। क्यों भाई, किस लिए? देखें एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि फेडरेशन भी है और जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो दिल्ली से बैठ के कश्मीरियों को फैसला नहीं कर सकती। आपको आप क्या इस्लामाबाद में बैठ के कश्मीरियों पर फैसला करेंगे? करने के लिए नहीं तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि दिल्ली के लोग बैठ के कश्मीर वालों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि नहीं आप घर से बाहर नहीं निकल सकते? कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है कमरजीमा साहब, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बुनियादी हकूक इंडियंस को देना। देखें जो बुनियादी हकूक इंडियंस के वही कश्मीरियों को दें। आपने दोनों के लिए दो इंडिया क्यों है? एक इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है और एक इंडिया को आपने जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको आपने उसके बुनियादी हकूक ही लोगों से छीन लिए और फिर कहते हैं कि कश्मीरी बोलते क्यों है? दुनिया देखें पुलिट्जर प्राइज मिल रहे हैं मीडिया को जो कश्मीर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको भी इस तरह की रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि न्यूज नेशन को भी पुलिट्जर प्राइज मिले, लेकिन आप उस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे नहीं। ऐसा फर्जी पुलिट्जर प्राइज मुझे नहीं चाहिए। मेजर जनरल बख्शी को लाऊंगा। बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि ये तो भाई इलीगल ऑक्यूपेशन है भारत का। इनको बताइए भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है और अगर आज हमने डोमिसाइल एक्ट में परिवर्तन कर दिया, चीन और पाकिस्तान पर मैं आऊं, उससे पहले पाकिस्तान को क्यों दर्द हो रहा है? अगर हमने डोमिसाइल एक्ट बदल दिया है श्रीनगर का, जम्मू एंड कश्मीर का, अब कश्मीरी पंडितों के आने का रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल साफ हो गया है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर लीगली एक्सीड किया था महाराजा हरि सिंह ने भारतवर्ष को। कानूनी तौर पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वहां मलकियत किसकी है। मलकियत ना सिर्फ उस हिस्से पे है जहां पे हमारे फोर्सेस अभी हैं, बल्कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान ये भी हिंदुस्तान का कानूनन हिस्सा है। हमारी सॉवरेनिटी है इस क्षेत्र के ऊपर। और इसके पहले कि ये पाकिस्तान खैरात में चीन को बांटे जाए, 1962 के बाद इन्होंने उठा के पूरी शख्सगाम वैली दे दी, जबकि चीन भी जानता था ये अगर यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भी जाए तो उस वक्त भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। उसके बाद तो अब तो इन्होंने बेचना शुरू कर दिया है साहब, ईंट बाई ईंट। वो खुंजरा पास से लेकर ग्वादर तक तो रोड बना दी है, अभी रेलवे लाइन बनेगी, गैस पाइपलाइंस बनेगी। बलूचिस्तान को लूटकर वहां का सारा जो तेल, सारा खनिज, सारा वहां का जो मिनरल्स है वो सब वेल्थ चाइना को बेची जा रही है और वहां के लोगों को मारा जा रहा है। तो साहब ये नहीं चलेगा, ये लीगल टेरिटरी हमारी है और हम इस पे कब्जा वापस करके रहेंगे। लेट दैट बी वेरी क्लियर। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। देयर एक जगह है मात्र जो डिस्प्यूटेड है, वो है गिलगिट बाल्टिस्तान, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। प्लीज गेट दैट राइट। और हमारे इंटरनल मामलों में आपका हस्तक्षेप, इंटरफियर करने का किसी ने आपको ठेका नहीं दिया है। Get that also right. आरजू, बड़ा सीधा सवाल है मेरा। एक तरफ आप पाकिस्तान को, चीन को गिरवी रखते जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत क्रांतिकारी कदम उठा रहा है, 370 हटा रहा है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक रहेगा। अब मुद्दा कश्मीर का नहीं है, अब मुद्दा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब देगा पाकिस्तान, गिलगिट और बाल्टिस्तान कब देगा पाकिस्तान? जवाब दीजिए आरजू जी। ये गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है और आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जो कश्मीर आप आजाद कश्मीर अभी कह रही पाकिस्तान का हिस्सा है और कहती हो आजाद कश्मीर है। अब बताइए आजाद है या पाकिस्तान का हिस्सा?
आरजू मेरी क्लियर बात सुन, क्लेरिफाई करिए। अगर आप लोगों ने भी जम्मू एंड कश्मीरियों को कश्मीर- 70 साल अगर तक जम्मू बेवकूफ एंड बनाया है। कश्मीर इंडिया का आजाद हिस्सा कश्मीर है या होता। पाकिस्तान का हिस्सा? जवाब दीजिए। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और अगर जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा होता तो आप वहां पे उसी तरह से बिहेव कर रहे होते जैसे आप बाकी के भारत में करते हैं। आपने उनको अलग करके रखा है, आपने उनको उनके ऊपर कर्फ्यू लगा के रखा है, वहां पे इंटरनेट बंद है, वहां पे फोन बंद है, वहां पे मीडिया नहीं जा सकता। सिर्फ आपका पेड मीडिया जो आप बाहर से लेकर आते हैं वो भी पेड मीडिया होता है आपका, सिर्फ वो जा सकते हैं, आपके अपने पॉलिटिशियंस वहां नहीं जा सकते। आपको मुझे हैरत होती है कि आप लोग इतना बोल्ड होके इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे झूठ बोल लेते हैं। ये चीज तो हमें आपसे सीखनी ही पड़ेगी। ये कला तो पाकिस्तान को बहुत अच्छी आती है। 70 साल से कश्मीर चिल्ला रहा है, अपने घर में खाने को नहीं है, अपने घर में खाने को नहीं है। आरजू 70 साल से आप कश्मीर चिल्ला रहे हैं। आपके घर में रोटी तो दे दो गरीबों को, पहले गुर्बत की जिंदगी जी रहे लोगों को 2 रोटी तो उपलब्ध करा दे इमरान खान। रोटी नहीं है यहाँ पे, आपको किसने कहा कि रोटी नहीं है? पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला नहीं है। आप जाके देखिए, आपकी जो मजदूर है वो रो रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास जाने के लिए कन्वेंस नहीं है। आप लोग कोई उनकी मदद नहीं कर रहे। आपके फुटपाथ पे कटोरा ले लेके पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है। आरजू रोड पे लोग नहीं सो रहे होते जैसे इंडिया में सो रहे होते हैं। चलो हमने कम से कम कब्रिस्तान तो नहीं बनाए ना, हमारे देश में कोई भूखा भी नहीं सो रहा है जैसे पाकिस्तान में सोते हैं। सज्जनहार साहब, आप इतने बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, मुझे बताइए और आरजू को बताइए और कमर चीमा साहब दोनों को बताइए। आरजू मेरी आपा की तरह है, इन्हें बताइए कि पाकिस्तान कटोरा लेके पिछले 4 साल में किन किन मुल्कों के पास गया है? नहीं, देखिए ऐसा है दीपक जी, केवल 4 साल नहीं, ये तो इसका जो वजूद रहा है पाकिस्तान का, जो उसका एग्जिस्टेंस रहा है, वो है दूसरे देशों से कुछ ना कुछ लेना हमेशा। पहले इतने साल 20, 30, 40 साल अमेरिका से वो लेता रहा, ये कहते हुए जो वहाँ पर जो अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है वहाँ पर हम उसके लिए हमको पैसा चाहिए, उनका कुछ ना कुछ। यहाँ पर आतंकियों को भी पालता रहा और वहाँ से अमेरिका से भी पैसा लेता रहा। अभी आपने देखा है पिछले 2 साल पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा था, जो हमने 2001 से $33 बिलियन दिया है इनको, वो उन आतंकियों को पकड़ने के लिए जो जिसको वो सहारा देते रहे हैं। तो उस समय तो पिछले 20 साल तो उन्होंने जिसे कहते हैं ना अमेरिका को मिल्क किया है, और अब उसके बाद अब वो चीन के पीछे पड़ गए हैं। परंतु देखिए, चीन तो इनको अपने शिकंजे में ऐसी तरीके से दबोच लिया है जो वो निकल नहीं पाएंगे। वो तो बिल्कुल एकदम उसकी कॉलोनी बन गए हैं। $62 बिलियन वहां पर वो इन्वेस्ट कर रहा है। अभी उनकी अपनी ही रिपोर्ट आई है जो पता नहीं कितने $645 मिलियन का वहां पर छोटे उसमें वहां पर करप्शन किया है। और सारी ये चाइनीज कंपनीज जो आई हैं, जो कर रही हैं, बना रही हैं, पावर प्रोजेक्ट बना रही हैं वगैरह वगैरह, तो ये तो बिल्कुल अपनी पूरी अलग हैसियत, सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस तो एकदम छोड़ दिया है इसने, और चीन का बिल्कुल ही कठपुतली उसका बन गया है, पपेट बन गया है, कॉलोनी बन गया है। और आगे अगर अपनी ऐसी ही वो उसने वजूद रखना है तो फिर उसकी और सारी जो टेरिटरी है वो भी निकल जाएगी। ठीक है, अब जहां तक की बात है गिलगिट बाल्टिस्तान की, तो ये तो एकदम पिछले 5 अगस्त से बौखलाए हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल बात करने के। यूएन में जाते हैं, वहां भी कोई इनको सुनने वाला नहीं है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाते हैं, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। चीन को उकसाकर सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाते हैं, कोई इनको कोई तवज्जो नहीं देता है। तो हर जगह से इनको मुंह की खानी पड़ रही है। तो अब क्या किया जाए? अब ऐसे ही वो बोलते रहेंगे, अब क्या करेंगे? और तो कुछ है ही नहीं उनके पास, विकल्प है ही नहीं, चारा कोई है ही नहीं। आपके प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में गए, किसका प्लेन का टिकट लेकर जा रहे थे? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। आपके दोस्त सऊदी अरब ने बोला हम अपना प्लेन दे देते हैं। वहां पर जैसे ही उन्होंने भारत की खिलाफत की, ईरान और सऊदी अरब की बात की, अपनी चौधराहट दिखाने की कोशिश की, कमर चीमा साहब, उनका प्लेन ही ले लिया गया। देखिए, ये तो औकात रह गई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। मुझे ये बताइए, आज आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा होगा, आप कमर चीमा साहब, मैं आपको 3 दशकों से जानता हूं, आप बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, कैसे $बिलियन का कर्ज देके छोटे छोटे देशों पर कंट्रोल कर रहा है चाइना। और पाकिस्तान की इंटरनल रिपोर्ट आज ही कहती है कि कैसे चाइना की पावर कंपनियों ने वहां पे $600 मिलियन का घपला किया है पाकिस्तान के साथ। ये तो आपकी रिपोर्ट कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। बताइए क्या जवाब देंगे?
देखिए, चीन और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं है, वो डिफेंस में, कल्चर में, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में और बहुत सारी लाइंस में हमारी उनसे पार्टनरशिप है। देखिए, तो आप उइगर मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बोलते कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है चाइना में? आप तो इस्लाम के सबसे बड़े प्रचारक हैं। बोलिए ना उइगर मुसलमानों के बारे में कि उनको प्रे नहीं करने दिया जाता वहां पर। जनाब, मेरा मौकफ सुन लेना। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, जिसके तहत CPEC आया और उन्होंने 40, 50, 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये चीन एक पूरे खित्ते में एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहा है। एक बात, आप जो बात कर रही हैं पाकिस्तान के ऊपर कर्जे, आगे देखें, मेरी बात सुने, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो अगर प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी है, चले आप उसे क्यों शब्द बदल रहे हैं? साफ एक्सेप्ट करिए ना। अगर कोलैप्स इकोनॉमी है पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान की, अब सुने, अगर पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स नेगेटिव आएंगी और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं करेंगे तो कोलैप्स करेगी। अभी कोलैप्स नहीं की, जब कोलैप्स करेगी तब चलिए मैं सुधार देता हूं, करने वाली है। एक बात सुन लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी है 325 अरब डॉलर की GDP, आपकी इकोनॉमी 2.3 ट्रिलियन डॉलर की है। आप हमसे 6 गुना बड़े, आपकी इकोनॉमी कौन सी बड़ी है? आपकी आबादी बड़ी है और उतनी हमसे इकोनॉमी बड़ी है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप भी हम जैसे ही हैं। हमारी भी 325 अरब डॉलर की है तो आपकी भी इतनी है भैया। 2.3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा GDP नहीं है आपकी। आप जरा स्टैटिस्टिक्स पढ़े, 6 गुना हमसे बड़े हो तो शर्म आनी चाहिए। आपने वो गाना सुना है पूरब और पश्चिम फिल्म का? वो पाकिस्तान पे भी सच बैठता है। और इंडिया कमर चीमा साहब, सिर्फ एक राइडर सुनिए, आपने वो गाना सुना है पूरब और पश्चिम फिल्म का? जरूर देखी होगी आपने, मनोज कुमार की फिल्म। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो चांद पर जाना मुश्किल था, धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कहां कंपेयर कर रहे हैं सर? इसी मां की कोख से जन्मा है पाकिस्तान। क्या अपनी बड़ाई कर रहा है? आपकी हिंदुस्तान के बिना आइडेंटिटी क्या है? कमर चीमा साहब बताइए, क्या आइडेंटिटी आपके हिंदुस्तान के बिना? इस्लाम के नाम पर आपने नया देश बनाया। अब देखिए, आप बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर देते हैं। देखिए, आप कितने प्यारे लगते हैं, शेर पढ़ते, बॉलीवुड के गाने, ये हमें अगर इस तरह का भारत रहे तो भारत बहुत अच्छा है। इस तरह का जो आपने सवाल किया है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? देखिए, इस्लाम और पाकिस्तानी कौमियत ये हमारी आइडेंटिटी है और इसी की बेस पे हम एक छोटा मुल्क होने के नाते हमने इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और आपका मुंह बंद कर दिया। और जब आपने, याद है आपको, जब आपने 13 मई 1998 को धमाके किए तो ठीक 15 दिन बाद धमाके करके साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर लेके आए थे। आपने बैलेंस ऑफ टेरर क्रिएट करने की कोशिश की थी, हमने बैलेंस ऑफ पावर किया और बता दिया कि भारत में, इस खित्ते में भारत की ठेकेदारी नहीं चलेगी, इस खित्ते में बराबरी रहेगी। जनरल बख्शी के पास जाऊंगा, जनरल बख्शी इसका माकूल जवाब दे सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोई एक्सपर्ट टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जनरल बख्शी, इन्होंने कहा इस्लाम हमारा इंटीग्रल पार्ट है। देखिए, चाइना के हाथ जब ये गिरवी हुए हैं तो वहां के मौलवी क्या चिल्ला रहे हैं, आप सुनिए, और कमर चीमा साहब और मेरी बहन आरजू काजमी इसका जवाब देंगी। सुनाइए मौलवी साहब क्या कह रहे हैं चाइना के ऑक्यूपेशन के बारे में, सुनिए। भाई, किसी ने बताया कि यहाँ चाइना की कोई फैक्ट्री है, इधर लगी है, उधर जो मुलाजिम है चाइना वाले, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, वो चाइनीज मुलाजिमीन को नमाज नहीं पढ़ने देते। तो देखो, इस मामले में सुस्ती ना करो, ये मुल्क हमारा है। जो चाइनीज यहाँ मुलाजमत के लिए आए हुए हैं, आप उनको जाके बोलो ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। वो यहाँ के अपनी चौधराहट चला रहे हैं, हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, हमारे मुल्क से अर्निंग कर रहे हैं और हम उनके मुलाजिम बनके उनकी जो है ना खिदमत कर रहे हैं और हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे। तो इसमें आप लोगों ने सुस्ती कर ली तो ये आइंदा आने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो कमर जी साहब, इसका जवाब दे दीजिए, चाइना क्या क्या करवा रहा है आपसे? देखिए, आपके ही घर में जिस इस्लाम के नाम पर आपने पूरा मुल्क ले लिया, आपने बंटवारा कर दिया भारत का, वो चाइना अब कह रहे हैं नमाज मत पढ़ो पाकिस्तान में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुफ्ती तारिक मसूद कह रहे हैं, जाने माने मौलाना है वहां के। जवाब दे दीजिए, फिर मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। ये कैसे मुमकिन है कि चाइनीज पाकिस्तानियों के नमाज ना पढ़े? देखिए, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के वर्किंग आवर्स होते हैं, तो चाइनीज ने अगर ये कह दिया होगा कि इस टाइम में काम करना है, इस टाइम पे नमाज पढ़े और अपनी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करे वक्त पे, हंसी आ रही है कमर भाई, का हक हो सकता है। लेकिन
पाकिस्तानी मुसलमान जहां भी हो, भारत में हो, मिडिल ईस्ट में हो, ये उसको हक है नमाज पढ़ने का, बेसिक फंडामेंटल आजादी अरे है। तो मस्जिद आपके मौलाना practices क्यों करने की। चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान में चाइना ये नहीं करने दे रहा है? जनरल बख्शी जवाब दीजिए। भाई, ये तो बात को गुगली कर रहे हैं। देखिए- जनरल बख्शी दोनों सवालों का जवाब, इन्होंने पावर ऑफ बैलेंस कर लिया है, लेकिन इनकी फाइनेंशियल हालत क्या है शायद कमर चीमा को पता है, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। जनरल बख्शी प्लीज। कंवर चीमा साहब ने दो पहलू जो है उजागर किए हैं। एक तो पाकिस्तान का इस्लामी वजूद, ये वजूद, और जो मौलाना साहब ने अभी कहा, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि एक इस्लामिक रिपब्लिक हो के अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कह के आपने जो चुप्पी साध रखी है, आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन ने जो तशद्दुद दिया है शिनजियांग के मुसलमानों को, 6 मिलियन तो साहब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में है। चीमा साहब, वहां दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, औरतें हिजाब नहीं डाल सकती, आपके मस्जिदों में शिनजियांग में लाउडस्पीकर नहीं लग सकता, आप सड़क पे आके नमाज नहीं अदा कर सकते, वहां पे नाम भी जो है चाइनीज नाम कर दिए, खान नहीं लगा सकते आप। ये वहां की असलियत है। एक आवाज उठी है पाकिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक से इस तशद्दुद के बारे में, नंबर 1। नंबर दूसरा जो पॉइंट आपने रेज किया था, जिस पे आप बहुत खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ आपको कुछ बनाने का भी तो कुछ होना चाहिए। आपने कहा आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आपने 15 दिन के बाद कर दिए। जरा उनका इतिहास मैं आपको समझा दूं। इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये मेड इन चाइना बॉम्ब है, ठीक है साहब। न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट चाइना से आया था। पहले 4 जो यूरेनियम था 4 बॉम्ब्स का चाइना से आया। अमेरिकन रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, अमेरिकन रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, हमने भी काफी स्टडी किया है। यू आर अ मिलिट्री एनालिस्ट, प्लीज आप ये पॉल हेरोविट्स की आप किताबें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन मैं आपको बता, मैंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन साउथ एशिया पे स्टडी की हुई है। कैन आई जस्ट फिनिश? मैं जरूर आपसे सीखना चाहूंगा, बट कैन आई जस्ट फिनिश? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो 4 यूरेनियम था, पहले 4 बॉम्ब्स के लिए वहां से आया था। पहला बॉम्ब आपने 1999 में नहीं किया था, शिनजियांग लॉपनौर में टेस्ट करवाया था चाइनीज ने आपके लिए। जब ये सारी सपोर्ट के बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई है, तो चाइना ने आपको M11 और M9 मिसाइल्स आपको देने शुरू किए। जब उस पे सैंक्शन लगी तो चाइना ने आपको नॉर्थ कोरिया से इन टच कर दिया। नोदोंग ताइपोदोंग मिसाइल आपको वहां से दिलाए। आपके मशहूर AQ खान साहब ने, जिन्होंने वॉल मार्केट खोल रखी थी न्यूक्लियर मटेरियल्स की, उन्होंने उठा के ब्लूप्रिंट बॉम्ब्स के जो चाइना से आए थे वो नॉर्थ कोरिया को दे दिए। तभी जो है अमेरिकन जहाजों की चेक कर रहे हैं यहाँ साउथ एशिया में, और जो कि इंडियन ओशन के थ्रू जाते हैं, कि चाइनीज क्या क्या पार्ट्स अब आपको सप्लाई कर रहे हैं, कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर्स के। आपको मालूम है कि यह एक आपका शिप जब्त हुआ था अभी हाल में। ये आपका, डोंट बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द चाइनीज। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, जो तारीख से नहीं सीखते वो उसे दोहराने पे मजबूर होते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश। उसे दोहराने पे मजबूर होते हैं। 1971 में आपके वजूद की लड़ाई थी, आपका देश 2 टुकड़े हो गया। कितनी उम्मीद बांधी थी उस वक्त आपने चीन की? क्या किया चीन ने आपके वक्त, जब आपका सबसे खतरनाक दौर गुजर रहा था? बख्शी साहब, आप यूरोप और अमेरिका को बताइए, भले के यूरोप और अमेरिका से ब्रेक के लिए ले रहे हो। कमर भाई, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मेरे साथ पास बहुत नए पॉइंट्स हैं। आएंगे हम। नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, ये क्या गठबंधन है? क्यों तिलमिलाया हुआ है भारत से? क्यों डर गया है चाइना, पाकिस्तान और नेपाल एक साथ भारत से? ब्रेक के बाद।